तो हमारे पास कॉमर्शियल बैटरी पढ़ना, तो कॉमर्शियल बैटरी हमारे पास या कॉमर्शियल सेल दो टाइप का होगा। एक हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो चार्ज नहीं कर सकते, और जो हमारे पास सेकेंडरी होगा वो चार्जेबल होगा। यूज़ करो, डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज कर लो इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो जो हमारे पास चार्ज नहीं होगा उसमें दो सेल है, एक ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल का ही एक और नाम है लेक लैंचे सेल। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे ड्राई सेल का, अच्छा, ड्राई सेल की बात करेंगे तो एनोड पे हमारे पास क्या होगा, जिंक। कैथोड पे क्या होगा, ग्रेफाइट और MnO2। तो गाड़ी का जो बैटरी है वही हमारे पास, जो बीच में काला निकलता है वही हमारे पास ग्रेफाइट है। उसके साइड में जो पेस्ट लगा होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड का लगा होता है। और जिंक जो बना होता है वो हमारे जो जिंक रहेगा वो कैथोड। तो बाहर वाला जो जनरली लेयर होता है ना, वो जिंक होता है। जो आउटर लेयर जो मेटल का दिखता है वही है हमारे पास। तो और दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और ZnO2, ZnCl2। ये वाला किसी किसी बुक में तुम्हें नज़र भी नहीं आ सकता कभी कभी, ये ZnA2, क्योंकि ये जो नया बैटरी हमारे पास है उसी में जनरली देखने को मिलता है। और ये हमारे पास बैटरी को फूलने से बचाता है। यहाँ पे हमारे पास अगर एनोड की बात करेंगे तो जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड में हम बात करेंगे तो MnO2 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करके MnOOH प्लस NH3 गैस फॉर्म करेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चेंज है, इसमें दो, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिएक्शंस आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज का एक रेंज होता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि नर्स इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो Q का वैल्यू, ये क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है हमारे पास आयंस और रिएक्टेंट भी आयंस। तो ये टाइम के साथ क्या होगा, चेंज। अगर चेंज होगा तो हमारे पास अलग अलग पोटेंशियल जनरेट करेगा टाइम के साथ। तो इतना लिख लीजिए पहले। हो गया। चलो अब आगे बढ़े। हमारे पास यहाँ से दो तीन बातें जाननी है कि पहला तो हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज जो हमने बोला कि नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि आयन का कंसंट्रेशन चेंज है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, इसका एक्सपायरी डेट होता है बैटरी का। रीज़न है कि ये जो हमारे पास ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये कैसा हमारे पास एसिडिक। तो एसिड के प्रेजेंस में जिंक का जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो हमारे पास रस्ट करने लगता है। अगर देखे होगे तो अगर बहुत बहुत लंबा टाइम तक अगर बैटरी को अगर सील रखे होगे तो उसका लेयर से भी पेस्ट लीक करने लगता है। रीज़न वही होता है कि जो हमारे पास बैटरी है, जैसे ये हमारे पास अगर इस टाइप का अगर हम बैटरी बोल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं ये आपका है कैथोड। यही आपको कार्बन वाला जो दिखता है ये हो गया कैथोड। दूसरा जो हमारे पास ये जो यहाँ पे कंटेनर है ना,
ये जो कंटेनर जिससे बना होता है वो एक्चुअली में हमारे पास होता है जिंक, और यहाँ पे आपके बीच में जो भरा होगा वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 भरा होता है। तो ये बैटरी के, तो इसमें क्या होता है कि ये एसिडिक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, जिंक के साथ क्या कर लगेगा, रिएक्शंस, तो ये लेयर को क्या कर देगा, तोड़ देगा या उसको रस्ट कर देगा, और रस्ट कर देगा तो लीक कर लगेगा, तो हमारे पास बैटरी का कोई काम नहीं है। बात समझ में आ गया? तो चलो हम लोग ये 2-3 पॉइंट्स जो हमने लिखा वो हम उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ड्राई सेल डोंट प्रोवाइड कांस्टेंट voltage due to change in concentration of ion with respect to time, कि टाइम के साथ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। और दूसरा ड्राई सेल का एक एक्सपायरी डेट होगा। रीजन हमारे पास अभी हमने बात किया कि ड्राई सेल हैव एक्सपायरी डेट because zinc electrode is continuously react with acidic ammonium chloride and get depleted, क्या बोलते हैं, reacted and get reacted, कहाँ लिखे थे, reacted with acidic ammonium chloride and get corrose मतलब काइंड ऑफ जंग लगना, या जो हमारे पास ज़रूरत होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होना, हम जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था। देखेंगे आगे हम लोग कोरोजन को। दूसरा हमारे पास और क्या था, ZnCl2 इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ अमोनिया। तो जिंक क्या करता है, ZnCl2 ये अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा और ये बनाएगा ZnNH3 का हॉल टू Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इस कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्या होता है, बैटरी में जो लीकेज होता है अमोनिया का उससे बचाया जा सकता है। कभी कभी देखोगे कि बैटरी हमारे पास क्या होता है, रखे रखे वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट दिखेगा, वाइट कलर का जनरली लीकेज दिखेगा, वाइट कलर का, तो वाइट कलर का कुछ नहीं होता, वो हमारे पास अमोनिया ही होता है या अमोनियम क्लोराइड ही होता है। क्वेश्चन लगा रहे हो, हमने बोला था एक बार कि सबका जितने क्वेश्चंस लगाया है वो एक बार नोट डाउन करेंगे। टाइम तो अच्छा खासा हो गया है, तो एक दिन ला रहे हैं, जल्दी ही लाएंगे एक रजिस्टर, और इसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस नोट डाउन करेंगे।
चलिए हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्राइमरी सेल में दूसरा जो हमने लिखवाया था मरकरी सेल लिखवाया था, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मरकरी सेल। मरकरी मरकरी सेल या मरकरी बैटरी, ये कुछ नहीं है, जो खिलौनों में छोटा सा टैबलेट जैसा, साइनी टैबलेट जैसा यूज होता है, वही होता है हमारे पास। यहाँ पे देखना हमारे पास एनोड, एनोड जो बना होता है वो बना होता है जिंक अमलगम का, अलॉय का। दूसरा जो हमारे पास कैथोड बना होगा, कैथोड जो बना होता है वो बना रहेगा हमारे पास, ये बनेगा तुम्हारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस इसमें आ जाएगा MnO2, नहीं Hg, सॉरी HgO2, यही आना चाहिए एक बार, सॉरी HgO, O2 नहीं आएगा, HgO आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करेंगे वो होगा KCl। अब यहाँ से और दो एक चीज़ और बच गया हमारे पास, वोल्टेज, वोल्टेज, ये वोल्टेज 1.35 वोल्ट कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई रेंज नहीं, फिक्स। क्योंकि जो खिलौनों में जनरली यूज़ किया जाता है उसका सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर अलग अलग वोल्टेज जाएगा तो जल्दी सर्किट ख़राब हो सकता है, तो हमें चाहिए कि ऐसा बैटरी जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। अब देखना यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस क्या क्या होगा वो देखना, अच्छा KH नहीं आ जाएगा, KOH आ जाएगा। यहाँ से देखना हमारे पास सबसे पहला तो एनोड पे रिएक्शंस देखेंगे, एनोड पे क्या रिएक्शंस होता है हमारे पास, जिंक, और यहाँ से आ जाएगा 2OH माइनस, इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास KOH, तो ये हमारे पास 2OH माइनस, ये चेंज करेगा, बना लेगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस, हमारे पास सॉरी जिंक सॉलिड बनेगा, Zn2 प्लस आ जाएगा, और हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और हमारे पास फॉर्म होगा वाटर। ठीक है, दो हाइड्रोजन था, अच्छा जिंक ऑक्साइड हमारे पास बना ही लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ठीक है बैलेंस हो गया। दूसरा हमारे पास कैथोड पे रिएक्शंस होगा, कैथोड पे रिएक्शन जो होता है वो होगा HgO, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होगा और ये वाटर में रिएक्शंस करेगा, और यहाँ से आपका बनेगा हमारे पास Hg प्लस 2OH, सॉरी 2OH नहीं, कितना था, 2 प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ से बनेगा 2OH माइनस। ठीक है, इधर देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, हमारे पास Hg1 Hg1, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और 1, 2 बैलेंस हो गया। देखो इसमें दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। दूसरा देखना हमारे पास वाटर से वाटर कैंसिल, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल, तो हमारे पास रिएक्टेंट में बचा क्या, जिंक सॉलिड प्लस HgO, ये भी सॉलिड, ये चेंज होगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड सॉलिड में और Hg सॉलिड में। देखो क्या हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन वाला टर्म्स है, मतलब आयंस का कंसंट्रेशन प्रेशर वाला टर्म्स कुछ नहीं है, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर 0 आ जाएगा तो हमारे पास सारा टर्म्स गायब, तो हमारे पास E0 के बराबर होगा, और E0 हमारे पास मतलब कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास जो मरकरी सेल होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और मच हैव लॉन्गर लाइफ दैन ड्राई सेल, कि ड्राई सेल के कंपेयर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चलेगा। मरकरी सेल प्रोवाइड कांस्टेंट voltage and have longer life than हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राई सेल।
ड्राई सेल से ज़्यादा लंबा लाइफ होगा। हो गया। चलो देखो यहाँ से अब नेक्स्ट अब हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरी। तो अगर घर में कभी लेड स्टोरेज बैटरी देखोगे, अब तो नया देखते हो, तो जनरली नए में क्या होता है कि सिर्फ दो ही दिखेगा पॉइंट। मगर पुराना वाला जो बैटरी देखते ना, अगर कभी किसी ने बहुत पुराना बैटरी देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता तुम्हें कि ये जो बैटरी है, इसी चीज़ को कर देते हैं ना, एक और हमारे पास लाइन ही खींच लेते हैं। दिख लिए हो? मान के चल रहे हैं ये हमारे पास बैटरी है, तो अगर पुराने वाले बैटरी में अगर देखते ना तो तुम्हें क्या दिखता वो समझो। यहाँ पे बैटरी में हर एक पॉइंट, हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस पे क्या होगा कि तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोड्स होता था। अभी के नए जो बैटरी में देखोगे वो तुम्हें सिर्फ क्या नजर आएगा, एक ही जगह दिखेगा, सिर्फ दो ही पॉइंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मगर अगर जो पुराने बैटरी देखते तो अलग अलग कम्बिनेशन कैसे कर रहा था, क्योंकि अब पहले वाला जो हमारे पास टेक्नोलॉजी था उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, अभी वाले ज़्यादा एडवांस है। तो पुराने वाले में अलग अलग जो डिवाइसेस होता था अलग अलग वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। अगर हमारे पास टीवी चलाना तो उस हिसाब से वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। अगर हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग पहले टेप रिकॉर्डर आता था तो उसको अगर अगर चलाना है तो उसके लिए अलग वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। तो अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती थी, तो उसमें हमारे पास जितने वोल्टेज का चाहिए उतने डिस्टेंस पे हम लोग यूज़ करते थे। और सब में क्या होता था कि जैसे अगर एक हमारे पास क्या है, ये अगर एक जो होगा अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से हमारे पास इंड होता था। अच्छा, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सेल पढ़ लिए हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं, तब फिजिक्स में सेल पढ़े हो? नहीं, चलो अभी कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास बैटरी होता था। अब ये बैटरी में देखोगे तो हमारे पास दो हाफ सेल का कम्बिनेशन होता है, मतलब कैथोड और एनोड का कम्बिनेशन होता है। तो जैसे अगर बैटरी, जब आप लेड स्टोरेज बैटरी घर जैसे जिसमें पानी आप डालते हो, वो अगर बैटरी आप खरीदने जाओगे ना तो आपको 2 वोल्ट के मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, कि या तो 2 वोल्ट का मिलेगा, फिर 4 वोल्ट का मिलेगा, फिर 8 वोल्ट का मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 10 वोल्ट का। क्यों ऐसा क्यों मिलता है कि 2 वोल्ट के हमारे पास 2 वोल्ट का डिफरेंस का क्यों मिलेगा? क्योंकि एक जो बैटरी होगा, मतलब एक सेल, कि एक जो यहाँ पे हमारे पास कितना सेल ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 8 वोल्ट का बैटरी है।
जो एक सेल होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव से बनेगा वो 2 वोल्ट के अप्रॉक्स हमारे पास वोल्टेज जनरेट करता है। तो 2 बैटरी 4 करेगा, 3 बैटरी हमारे पास 6 करेगा, 4 8 करेगा, 5 हमारे पास 10 करेगा, 6 हमारे पास 12 वोल्ट का बनाएगा। तो जितने वोल्ट का हमारे पास अगर लेना है तो मतलब उतना हाफ सेल होगा। क्लियर? तो इसमें हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी में अब यहाँ से अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होगा। अब इसी इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, हमारे पास पहला जो पढ़ेंगे ये सेकेंडरी सेल आ जाएगा जो चार्जेबल है हमारे पास, लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी की जगह आप सेल भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग हमारे पास जो हमारे पास जो एनोड होगा, एनोड जो बना होता है वो हमारे पास बना होगा लीड से, पीबी सॉलिड। तो यही जो हम बोल रहे थे कि अगर आप किसी भी बैटरी का मरम्मत देखोगे जिसमें एसिड वाला बैटरी या फिर लीड स्टोरेज बैटरी होगा तो उसमें आपको दिखेगा मेटल का एक शाइनी सरफेस, तो वो लीड होता है। दूसरा आपको जो कैथोड दिखेगा उसमें क्या होता है, मेटल ग्रिड, मेटल ग्रिड along with PbO2 पेस्ट। कि मेटल ग्रिड होगा, जाली होता है, जाली के ऊपर पेस्ट चढ़ाया जाता है, वो लेड ऑक्साइड का होता है। क्लियर? और पहला लेड हमारे पास हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, तो जब भी इसको हैंडल करते हैं तो बड़ा केयर से करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल या हमारे पास जो एंजाइम या हार्मोन का जो फ्लक्चुएशन आएगा और उसके कारण आपको बहुत सीवियर बीमारी भी हो सकता है। एक बीमारी है लेड के ज़्यादा स्टोरेज से, मिनीमाटा। ये पहली बार जापानीज़ में हुआ था। रीज़न था कि पहली बार वहाँ पे बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगा था, तो जल्दी ख़राब भी होता था तो तालाब में फेंक देते थे, और तालाब में फेंकते जाते थे तो तालाब वो क्या हो गया हमारे पास जैसे डस्टबिन, तो उसमें लीड का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहाँ पे वो जो फिश जो पालते थे तो फिश में भी उसके क्योंकि लीड हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिश के बॉडी में लीड भरा, वो कंज्यूम किया तो बीमारी बढ़ने लगा। तो कोई भी मेटल अगर हमारे पास शरीर में जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आ जाएगा तो टॉक्सिसिटी का कारण बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है हमारे पास H2SO4, और H2SO4 जो होना चाहिए वो 38% बाय मास होना चाहिए, जिसकी डेंसिटी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 1.3, और 38 की जगह सिर्फ 30 रहेगा, 30% बाय वेट, और ये 1.3 हमारे पास ग्राम पर ml होना चाहिए। याद करो कि हमने कंसंट्रेशन के टर्म से बताया था, वेट बाय वेट परसेंटेज वही है कि मतलब 30 ग्राम हमारे पास H2SO4 होना चाहिए 100 ग्राम में, और उस अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो उसकी डेंसिटी भी फिक्स है कि 1.3 वाला हम लोग जनरली यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस क्या क्या होगा वो देखना। हमारे पास अगर एनोड की बात करेंगे, अच्छा यहाँ से ईच सेल ये भी लिख सकते हो कि वोल्टेज जो हमारे प्रोवाइड करेगा, हमारे पास वोल्टेज जो प्रोवाइड करेगा वो 2 वोल्ट ईच सेल होता है। तो जितने सेल का कॉम्बिनेशन लोगे उतना हमारे पास 2 का टाइम्स आ जाएगा। दूसरा अब यहाँ से अच्छा इसको छोटा कर लेते हैं, और एनोड और कैथोड का, तो हम जो रिएक्शंस लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शंस। अभी जैसे हमने ड्राई सेल का रिएक्शन देखा था, उसके बाद मरकरी सेल का देखा, तो वो रिएक्शंस है डिस्चार्जिंग का। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड जाएगा डिस्चार्जिंग का होगा, इसमें हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जा सकता है। तो फॉरवर्ड जो होगा डिस्चार्जिंग का, बैकवर्ड जो होगा वो चार्जिंग का। तो जब चार्ज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनोड है, एनोड पे क्या होगा, हमारे पास लीड है, सॉरी मरकरी है,
सॉरी लीड लीड मरकरी कहाँ से, लीड है हमारे पास, लीड हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बनाता है Pb2+ और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से जो Pb प्लस हमारे पास 2+ जो जनरेट हुआ, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, H2SO4, तो ये वहाँ से सल्फेट आयन यूज करेगा SO4 2- और ये बनाता है PbSO4 और ये फेज जो होगा वो सॉलिड। ये हमारे पास कैसा, आयनिक फेक एक्वस, ये एक्वस फेज, ये हमारे पास एक्वस फेज। तो ओवरऑल हमारे पास एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस हो गया, यहाँ से हम लोग सीधा सिंपली कर सकते हैं कि Pb2+ क्या होगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या हुआ, Pb सॉलिड, हमारे पास SO4 2- एक्वस, ये चेंज होगा हमारे पास PbSO4 सॉलिड में। दूसरा आप देखना रिएक्शंस हमारे पास कैथोड पर, कैथोड पे रिडक्शन होगा, हमारे पास कैथोड पे क्या है, PbO2, PbO2 है, यहाँ से हमारे पास क्या करेगा PbO2, ठीक है, PbO2 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो यहाँ से Pb पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो इस पे कितना होगा, +4। तो अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये जो रिएक्शंस होगा वो एसिडिक मीडियम में होता है, 4H+, ये हमारे पास बनाएगा Pb2+ और बनाएगा हमारे पास वाटर H2O, 4 है तो ये 2, हाँ अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन्स छूट गया हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से भी क्या हो रहा है कि +4 से +2 गया, देखो यहाँ पे ओवरऑल कितना है, -2 +4 +2 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से भी सेम चीज़ है कि यहाँ से हमारे पास जैसे एनोड में बात कर रहे हैं Pb2+ जनरेट हो रहा, कैथोड पे भी Pb2+ जनरेट होगा। Pb2 क्या है, H2SO4 सॉल्यूशन है हमारे पास, H2SO4 में हमारे पास क्या करेगा, ये Pb2+ फिर से क्या कंबाइन करेगा, SO4 2- से, और ये जाता हमारे पास PbSO4 हमारे पास सॉलिड, ये फॉर्म करेगा। अब अगर यहाँ से फॉर्म होगा तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शंस लिखेंगे, तो फिर से देखो हमारे पास क्या क्या कैंसिल होगा, Pb2+ कैंसिल, यहाँ से हमारे पास रिएक्शंस लिखेंगे तो क्या होगा, PbO2 प्लस हमारे पास SO4 2- हमारे पास +4H+ प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये चेंज किस में होगा, ये हमारे पास PbSO4 प्लस हमारे पास 2H2O में। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अगर एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस हमें पता है तो ओवरऑल सेल रिएक्शंस लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो सेल रिएक्शन जब हमारे पास लिखेंगे तब हमारे पास क्या होगा, अच्छा इसी में एक ही में कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास सेल रिएक्शंस, सेल रिएक्शन देखो कुछ कॉमन है क्या, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट साइड कुछ कॉमन, सल्फेट सल्फेट कॉमन है, तो यहाँ पे 1 सल्फेट 2 सल्फेट, हमारे पास PbSO4 तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ से और दूसरा देखना, हमारे पास SO4 1 और XO4 2, यहाँ पे हमारे पास 2 SO4 कितना H+ देगा, 1 H2SO4 कितना देता है 2, तो 2 हमारे पास कितना देगा 4। तो इसको अगर हम एक तो लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं। तो दोनों पहले एक आयनिक वाले लिख देते हैं, उसी को फिर कंबाइन करके लिख देते हैं, या अब एक ही बार कर देते हैं। हमारे पास सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस हमारे पास PbO2 प्लस हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 2H2SO4, ये चेंज हमारे पास किस में होगा, 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 प्लस हमारे पास H2O। अब ये जो पानी बना ना, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम क्या होता है, बैटरी हमारे पास गर्म होता है, तो ये हमारे पास वाटर क्या करेगा, इवापोरेट, अगर इवापोरेट कर जाएगा तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी में पानी ऐड करना पड़ता है। मिनरल वाटर क्यों नहीं ऐड करते हैं, कि इस रिएक्शंस में इंटरफेयर कर लेगा, क्योंकि लेड से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो अगर लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो ऑक्सीडाइज और होने लगेगा या
दूसरा जो मेटल होगा वो रिएक्शंस करेगा, तो पूरा पूरा हमारे पास बैटरी ख़त्म हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। तो कभी भी गलती से भी टैप वाटर बैटरी में मत डालिएगा। हाँ, आप अभी कुछ देर पहले बोला था फ्रिज का पानी डाल सकते हो, क्योंकि फ्रिज के पानी में मिनरल्स कम होता है, तो जो पानी का टीडीएस जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर। तो आप ये मत सोचना कि फिल्टर वाला पानी में टीडीएस कम होता है तो वो डाल देंगे। फिल्टर वाला टीडीएस कम करता है, जीरो नहीं करता। ये बात समझ में आता है ना? वो हैवी वाटर जो हैवी मेटल जो होता है ना, वो हमारे पास या इम्प्योरिटी को हमारे पास कम करता है, मगर वो जीरो नहीं कर रहा है। तो जिसका जो पानी में सिर्फ जो ऐसा वाटर जिसमें सिर्फ वाटर हो, दूसरे पार्टिकल जितना कम हो, वो उतना बेहतर। तो डिस्टिल वाटर में सिर्फ क्या होता है? पानी होता है, पानी के अलावा कुछ नहीं। तो प्योर वाटर ही तो चाहिए, तो इसलिए डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो चार्जिंग का है, और बैकवर्ड रिएक्शन किसका है? डिस्चार्जिंग का। तो अगर बैटरी हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डिस्चार्जिंग का हो जाएगा, डिस्चार्ज हो रहा है, और बैकवर्ड जब चार्ज करेंगे तो ये रिएक्शंस वापस आ जाएगा, तो ये हमारे पास चार्जिंग का है। लिख लीजिए। इसमें एक चीज छोटा सा देखना, एक छोटा सा इम्पैक्ट क्या होता है कि इस केस में अगर हमारे पास जैसे H2SO4 बोले तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 3 कैसे बोल दिया H2SO4 को? H2SO4 कितना H+ देगा? 2। हमने क्या पढ़ा था, एसिड का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? जितना वो H+ लॉस करेगा। H2SO4 कितना लॉस करता है जनरली? 2। मगर इस रिएक्शन में जो लेड स्टोरेज बैटरी में पूछ चुका है सवाल, और पूछने के चांसेस भी है कि लेड स्टोरेज में पूछेगा कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, तो वहां पे 1 बताना, कि वो एक्चुअली में एक ही H+ देता है ओवरऑल। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, मगर हमारे पास जो ओवरऑल होता है वो एक ही H+ हमारे पास लॉस करेगा, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। वो आगे लिखा देंगे, पहले इतना लिख लीजिए। मास डेंसिटी लिखा हुआ है, मतलब ये डेंसिटी का सिंबल है, ये डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ। जो H2SO4 यूज़ करेंगे ना, उसकी डेंसिटी जो होनी चाहिए 1.3 ग्राम पर ml होना चाहिए। परसेंटेज कितना लिखे थे? 30 कर दिए थे ना? सॉरी 38, 38 ही ठीक था। यहाँ पे 30, तुम्हारे मॉड्यूल में तो 38 ही लिखा हुआ है, हम नहीं लिखे हुए, इसको 38 ही कर लो। तुम्हारे मॉड्यूल में 38 दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ 30, फिर भी एक बार करेक्ट कर चेक कर लेंगे, मगर तुम्हारे मॉड्यूल में 38% लिखा हुआ है।
हो गया। चलिए एक पॉइंट बस लिखो, लिखो इसमें, अच्छा लिखिए, यहीं लिख देते ना। हमारे पास जो जनरली कॉमनली जो हमारे पास हमने बोला था 2 वोल्ट का यूज़ किया जाएगा, तो जनरली हमारे पास कॉमर्शियली जो जितने भी बैटरी होते हैं जनरली हमारे पास वो 6 सेल से बना होता है। तो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? 12। तो जनरली लेड स्टोरेज बैटरी इज 6 सेल combination which give 12 volt आउटपुट। दूसरा हमारे पास वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 12 वोल्ट आउटपुट। वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 in lead storage battery, lead storage बैटरी इज 1। ये 2 बात याद रखना। पहला 12 वोल्टेज वाला अगर याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे कम से कम ये याद रखना कि हमारे पास जो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर लीड स्टोरेज बैटरी में 1 होता है। सिक्स सेल जनरली लीड स्टोरेज बैटरी 6 सेल कॉम्बिनेशन, 6 सेल का कॉम्बिनेशन होता है विच गिव 12 वोल्ट आउटपुट। हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो हमारे पास सॉरी ऐसा सेल या ऐसा डिवाइस जो हमारे पास हीट ऑफ कंबसन या कंबसन जो सॉरी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कंबसन या फ्री एनर्जी ऑफ कंबसन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे। फॉर्मूला पढ़े थे एक, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF/E। तो ऐसा हमारे पास सेल कि जो फ्री एनर्जी को किस में चेंज कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही क्या कहलाता है? फ्यूल सेल। क्लियर? द डिवाइस which convert free energy of combustion the device which convert free energy of combustion into electrical energy is known as fuel cell. Fuel cell never did because fuel is continuous
कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअसली सप्लाई, फ्यूल इज कंटिन्यूअसली सप्लाई, फ्यूल हैव इज ना कर लो, फ्यूल हैव कंटिन्यूअस सप्लाई। जैसे अगर कोई अगर हमारे पास मान के चलो लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हे में ही जला रहे हैं, अगर बार बार हम लकड़ी को अगर हम डालते रहेंगे तो हमारे पास वो लकड़ी हमेशा जलते रहेगा, आग हमेशा रहेगा। सेम चीज़ क्या होता है कि अगर हमारे पास फ्यूल अगर हम इंसर्ट करते रहेंगे, फ्यूल अगर हम डालते रहेंगे तो हमेशा क्या होता, जलते रहेगा। और अगर जलते रहेगा तो जो हमारे पास जलने के बाद जो फ्री एनर्जी जनरेट होगा उसको क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लोगे। अब जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है वो देखना, इस हमारे पास फ्यूल सेल का एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मीथेन गैस को अगर हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे, मीथेन जलेगा, इजीली जलेगा, और इजीली जलेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हमारे पास, तो मीथेन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ऐसे ही जनरेट करेंगे। मीथेन को इंसर्ट करते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सप्लाई होगा और हमारे पास मीथेन जलते रहेगा, तो जो कंबसन होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सुने हो ना, मीथेन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो यही है मीथेन फ्यूल से। दूसरा जो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 फ्यूल सेल। जो हमारे पास फ्यूल कंप्लीटली नहीं जला, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ होगा, अब उसमें हमारे पास ऑक्सीजन कंटिन्यूस सप्लाई करेंगे, ये फ्यूल सेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से जो गाड़ी चलती है वो उसी पर बेस करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पे। तो देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है, नहीं होता, उसके बारे में। तो यहाँ से हमें पढ़ना है फ्यूल सेल। टाइम तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पढ़ेंगे फ्यूल सेल, यही जो आप गाड़ियों में देखते हो